हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला एक यूट्यूब चैनल जिसकी शुरुआत की थी मैंने जुलाई 2018 में। अपने एक कमरे से एक व्हाइट बोर्ड और एक पेन के साथ मैंने अपनी इस यूट्यूब जर्नी की शुरुआत की थी। यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना मेरा एक शौक, एक हॉबी था। शुरुआती तौर पे कैमरे के सामने खड़े होकर के मुझे बोलने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी अनकंफर्टेबल, काफ़ी हिचकिचाहट होती थी। साथ ही साथ उस समय वीडियो भी उतने ज़्यादा बेटर क्वालिटी के नहीं थे। समय के साथ मैंने अपने टीचिंग टेक्निक और वीडियो रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट किए। मुझे आज भी याद है जब जुलाई 2018 में मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, तो हमारे इस सीजीपीएससी ई पाठशाला यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद लगभग 20 से 22 स्टूडेंट ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया था। समय के साथ साथ आप में से बहुत से स्टूडेंट को मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया और आज की डेट में सीजीपीएससी ई पाठशाला यूट्यूब चैनल्स पर आपके 73 से 74 हज़ार स्टूडेंट मौजूद है। तो इसी कड़ी में जो हमारी जर्नी की शुरुआत एक व्हाइट बोर्ड से हुई थी, उसे आज हम एक डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरा शुरू से उद्देश्य यही रहा है कि मैं जो भी चीज़ें समझाऊं वो सामने बैठे हुए एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को काफ़ी आसानी से सरल शब्दों में जो है समझ में आ जाए। अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम चीज़ों को जो है आपके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फोटो के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक, तो ध्यान समझते हुए चलिएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसे ISFR भी कहा जाता है शॉर्टकट में। ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, ये जो रिपोर्ट है जारी किया जाता है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में मौजूद है आपका एक संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसके द्वारा हर 2 साल में आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। देखिए, ये जो आपका भारतीय वन सर्वेक्षण है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ध्यान समझिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यहां पे ध्यान दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत आता है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण। देखिए, इस साल जो आपका ये भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, ये इसका 17th नंबर का एडिशन है, यानी कि 17वां संस्करण है। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इसे जारी किए जाने की शुरुआत की गई थी आपके 1987 से। 1987 में इनके द्वारा इनका पहला रिपोर्ट पेश किया गया था, यानी कि पहला भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पेश किया गया था आपके 1987 को। 1987 के बाद ये द्विवार्षिक आधार पर, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिपोर्ट है ये द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है, प्रतिवर्ष जारी नहीं होता। देखिए, पिछला रिपोर्ट आया था आपके वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 के 2 साल बाद ये लेटेस्ट रिपोर्ट आया है आपका 2021। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट है ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। अभी जो लेटेस्ट 2021 रिपोर्ट आया है ये इनका 17th नंबर का एडिशन है, यानी कि 17वां संस्करण है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मंत्रालय है क्या, आपका केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है पूछा जाए तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है आपके श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन है पूछा जाए तो श्री भूपेंद्र यादव। अगर वहीं हमारे छत्तीसगढ़ की बात की जाती है तो छत्तीसगढ़ के आपके वन मंत्री कौन है पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री है आपके मोहम्मद अकबर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वन मंत्री कौन है, मोहम्मद अकबर है हमारे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री। इनका भी नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, तो ये है आपका बेसिक इंफॉर्मेशन भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहला चीज तो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट वर्ष 1987 में जारी किया गया था, अभी लेटेस्ट में इसका 17th एडिशन यानी कि 17वां संस्करण जारी हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जब कभी भी आप वन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ये वन रिपोर्ट में आपको 2 वर्ड काफी देखने के लिए मिलेंगे। एक है आपका वनावरण, वनावरण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आपका फॉरेस्ट कवर, और दूसरा है आपका अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब ये वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र ये होता क्या है, इसे ध्यान समझते हुए चलिएगा। इनके वर्ड में ही इनके अर्थ छुपे हुए। पहला है आपका अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, दूसरा है आपका वनावरण, और तीसरा एक चीज और हम समझेंगे, वृक्षावरण। अब ये होता क्या है इसे ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है,
अभिलिखित वन क्षेत्र। अभिलिखित मतलब कि लिखा हुआ। ये जो आपका फॉरेस्ट एरिया होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है, ये कानूनी स्थिति तथा नियम व अधिनियम पर आधारित होता है। जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ये आपके कानूनी स्थिति तथा नियम अधिनियम के आधार पर वन क्षेत्र का या वनों की सीमा का निर्धारण करता है। जैसे कि अभिलिखित वन क्षेत्र है, ये बेसिकली आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड के ऊपर आधारित होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आपके जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित किया जाता है तो ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर आधारित होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका इसके अंतर्गत जनरली आपका नेशनल पार्क, सेंचुरी और आपके बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। अगर गवर्नमेंट ने किसी एक क्षेत्र विशेष को अगर वन क्षेत्र घोषित कर दिया तो वहां पर यह नहीं देखा जाएगा। देखिए, जब कभी भी हमारे माइंड में अगर हम वन बोलते हैं या जंगल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज क्लिक करता है कि पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे जहां होंगे हम उसे जंगल कहेंगे। लेकिन ध्यान समझते हुए चलिएगा, यहां पर बात हो रही है आपकी अभिलिखित वन क्षेत्र की। मान लीजिए ये एक क्षेत्र विशेष है, जिसे सरकार ने आपका नेशनल पार्क घोषित कर दिया। ठीक, नेशनल पार्क घोषित कर दिया यानी कि ये पूरा का पूरा एक आपका वन क्षेत्र है। लेकिन इस वन क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो केवल इतने ही एरिया में आपका पेड़ पौधे उगे हुए हैं और बाकी क्षेत्र जो है ये आपका पत्थर मौजूद है, वीरान भूमि है, एकदम सूखा भूमि यहां पर मौजूद है। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? वन क्षेत्र के अंतर्गत। भले ही वहां पर पेड़ पौधे मौजूद हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है? ये आपका वन क्षेत्र है। इसे ही कहा जा रहा है आपका अभिलिखित वन क्षेत्र, जो कि कानूनी स्थिति तथा नियम व अधिनियम पर आधारित होता है। इसके विपरीत ये जो आपका वनावरण है यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है, ये एक वर्ड पर डिपेंड करता है जिसका नाम है आपका ट्री कैनपी डेंसिटी। ट्री कैनपी डेंसिटी का मतलब होता है आपका वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण। वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण, ट्री कैनपी डेंसिटी या वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण कहा जाता है। वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण, अगर आप जनरली मूवी देखे होंगे तो मूवी में आप जंगलों को देखे हैं जहां पर काफी ऊंचे ऊंचे तने होते हैं, वृक्ष के काफी ऊंचे ऊंचे तने होते हैं, काफी ऊंचाई में जाकर के उसकी शाखाएं बिखरी रहती है और एक छायादार वो मंडप शेप निर्माण करते हैं। तो ये जो आपका वनावरण है और ये जो वृक्षावरण है, ये एक वर्ड पर डिपेंड करता है जिसे कहा जाता है आपका ट्री कैनपी डेंसिटी या वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन यानी कि जो वृक्षों का एक आपका मुकुट। ठीक, अब देखिए ट्री कैनपी डेंसिटी होता क्या है, इसे ध्यान समझिएगा। मान लीजिए सरकार के द्वारा जो है एक आपके क्षेत्र विशेष को, एक क्षेत्र विशेष का जहां पर सरकार के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। अब इस क्षेत्र विशेष में केवल इतने ही एरिया पर जो है आपका वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है यानी कि ट्री कैनपी डेंसिटी है। ठीक है, ट्री कैनपी डेंसिटी। अगर ये वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण 10% से कुल लैंड एरिया के 10% से अधिक होगा या फिर ये जो है आपका 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अगर इसका विस्तार होगा तो ये जो आपका लैंड एरिया है ये आपका फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत काउंट होगा। लेकिन वहीं अगर ये जो वृक्षों का जो सघन मंडपाकार आवरण है ये आपके कुल लैंड एरिया के 10% से कम या फिर 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में अगर इसका विस्तार है तो यह आपके वृक्षावरण के अंतर्गत काउंट होगा। ध्यान समझिएगा, अगर बोल रहा है आपका अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है तो यह कुल मिलाकर के कानूनी स्थिति एवं नियम एवं अधिनियम के आधार पर वनों की सीमा का निर्धारण करता है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक क्षेत्र विशेष को वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो पूरा का पूरा एरिया आपका फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा, भले ही उसके अंतर्गत पेड़ पौधे हो या ना हो। लेकिन वहीं अगर हम वनावरण की बात करते हैं तो वनावरण आपके ट्री कैनपी डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी एक क्षेत्र विशेष का सर्वे किया जा रहा है और वहां पर अगर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण कुल भूभाग के 10% से अधिक क्षेत्र में 10% से अधिक क्षेत्र में अगर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है या कुल लैंड एरिया में लगभग 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में आपके वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण फैला हुआ है तो उसे वनावरण के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। अगर ये 10% से कम या 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर अगर इसका विस्तार है तो ये वृक्षावरण के अंतर्गत काउंट होगा। तो ये होता है आपका वनावरण और वृक्षावरण। इसे आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे समझेंगे। देखिए यहां पर इसका डेफिनेशन दिया गया है, इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए यहां बताया जा रहा है आपके वनावरण के बारे में और यह है आपका अभिलिखित वन क्षेत्र। इसमें अंतर क्या हो रहा है?
वनावरण यानी कि यह है आपका फॉरेस्ट कवर, और आपका अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि यह है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब ये होता क्या, ध्यान समझिएगा। वन की सीमा का वर्णन करने के लिए वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र दो सबसे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द है। ठीक, हालांकि समान प्रतीत होने वाले शब्द, ये वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र दोनों के दोनों सुनने में एकदम समान प्रतीत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि समान प्रतीत होने वाले शब्द वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र वनों की सीमा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। जहां एक और वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर भूमि की कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना, यानी कि जो आपका वनावरण है ये कानूनी स्थिति की परवाह नहीं करता। ठीक है, भूमि की कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना भूभाग पर आच्छादित वन क्षेत्र को परिभाषित करता है, जबकि अभिलिखित वन क्षेत्र वास्तविक छत्र घनत्व की परवाह किए बिना, यहां पर वास्तविक छत्र घनत्व से क्या मतलब है, जहां पर ट्री कैनपी डेंसिटी की बात हो रही है। अभिलिखित वन क्षेत्र आपके छत्र घनत्व की परवाह किए बिना कानूनी स्थिति या परिभाषा के अनुसार वन को दर्शाता है। यानी कि ये जो आपका वनावरण है, वनावरण ये कानूनी स्थिति की परवाह नहीं करता, जबकि अभिलिखित वन क्षेत्र छत्र घनत्व यानी कि ट्री कैनपी डेंसिटी की परवाह नहीं करता। ठीक, इसे और अच्छे शब्दों में अगर हम समझेंगे तो ध्यान समझिएगा। देखिए यहां क्या बोल रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा उपयोग किया गया वनावरण शब्द वृक्ष खंड में शामिल वे वृक्षखंड शामिल होते हैं जिनका छत्र घनत्व, ठीक है, वनावरण में हमने ट्री कैनपी डेंसिटी पढ़ा, छत्र घनत्व 10% से अधिक और आकार जो है 1 हेक्टेयर या उससे अधिक है, भले ही उसकी कानूनी स्थिति और प्रजाति की संरचना कैसी भी हो। ठीक है, यह आपका वनावरण कहलाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें, अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया शब्द का प्रयोग सभी भूमियों के लिए किया जाता है जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम या नियमों के अंतर्गत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो। इस क्षेत्र में वनावरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस प्रकार वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक नहीं होते। ठीक है, सीधे साधे शब्दों में कहा जा रहा है कि वनावरण जो है ये कानूनी नियम या कानूनी स्थिति की परवाह नहीं करता, और जो आपका अभिलिखित वन क्षेत्र है ये छत्र घनत्व यानी कि ट्री कैनपी डेंसिटी की परवाह नहीं करता। जो हमने इस स्लाइड में जो इतने सारे चीजें देखी वही चीजों को डेफिनेशन में बताया गया है। एक दो बार डेफिनेशन को पढ़िएगा, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे हम एक तो स्लाइड के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से चीजों को समझेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर, ध्यान समझते हुए चलिएगा, यहां पर लिखा हुआ है आपका वनावरण। ठीक, यहां पर लिखा हुआ है आपका वनावरण रहित अभिलिखित वन क्षेत्र। सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये दर्शा रहा है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को, जबकि इधर वाला जो सर्कल है ये सेकंड सर्कल दर्शा रहा है आपके फॉरेस्ट कवर को। ठीक है, यानी कि वनावरण को। अब देखिए इसमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को दर्शा रहा है, और ये दर्शा रहा है आपका फॉरेस्ट कवर को। ये जो बीच का जो एरिया है, यहां पर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, जिसके कारण ये क्या है, ये है आपका फॉरेस्ट कवर। अगर हम देखें तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वनावरण रहित अभिलिखित वन क्षेत्र, यानी कि ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो है। ये जो बचा हुआ जो हिस्सा है, ध्यान समझते हुए चलिएगा, ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कैसा हिस्सा है, जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से यहां पर वन क्षेत्र तो है लेकिन यहां पर जंगल मौजूद ही नहीं है। गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से वन क्षेत्र को दर्शा रहा है, यहां पर रिकॉर्ड के हिसाब से वन क्षेत्र है, लेकिन एक्चुअल तौर पे हम बात करें तो यहां पर जंगल मौजूद ही नहीं है। जबकि इधर वाला ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये क्या है, ये फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से यहां क्या लिखा हुआ है, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर का वनावरण, यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से इस बचे हुए क्षेत्र में आपका जंगल नहीं है, लेकिन वास्तविक तौर पे यहां पर जंगल है। यही चीज आपको डेफिनेशन से बताया गया है। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में वनावरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक नहीं। उसी को डायग्राम के माध्यम से यहां पर समझाया गया है। चीजों को एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीजें भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, अब बात करेंगे हम भारत में वन क्षेत्र की। भारत में वन क्षेत्र, ध्यान समझते हुए चलिए, यह है आपका वनावरण। वनावरण का मतलब फॉरेस्ट कवर, यह है वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर। ध्यान समझिए, देखिए भारत का जो आपका वनावरण है यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% एरिया कवर करता है। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका 3287
470 वर्ग किलोमीटर के आसपास भारत का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो इस 3287 470 वर्ग किलोमीटर में से 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में आपका फॉरेस्ट कवर है, यानी कि वनावरण है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71% क्षेत्र में इस वनावरण का विस्तार है। अगर हम बात करें ट्री कवर की, तो भारत का ट्री कवर है आपका 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 2.91% एरिया में इस वृक्षावरण का विस्तार है, ट्री कवर का विस्तार है। अगर हम बात करें भारत का कुल वन प्लस वृक्षावरण की, यानी कि इस दोनों को ऐड करके बात की जा रही है, तो भारत का कुल वन प्लस वृक्षावरण है आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% एरिया कवर करता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 24.62% क्षेत्र में आपके वन प्लस वृक्षावरण का विस्तार है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा, ये परसेंटेज से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अगर वनावरण पूछा जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71% एरिया में आपका वनावरण है। वृक्षावरण का पूछा जाए तो 2.91% एरिया पे वृक्षावरण है। वन प्लस वृक्षावरण पूछा जाए तो 24.62% एरिया में वन प्लस वृक्षावरण है, ठीक। और अगर आंकड़ा पूछा जाए तो लगभग याद रखिएगा 7,13,000, इसमें 95,700 और इसमें 8,09,000, ऐसे लमसम आंकड़ा याद कीजिएगा। अब देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है वृद्धि, ध्यान समझिएगा। ये जो आपका आंकड़ा है, ये आपका फॉरेस्ट कवर और ये ट्री कवर का आंकड़ा है, ये आपका ISFR रिपोर्ट 2021 का आंकड़ा है, ठीक। अब हम इसकी तुलना करेंगे आपके वर्ष 2019 से। वर्ष 2019 में जो आपकी रिपोर्ट आई थी, यानी कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले के रिपोर्ट की तुलना में इस साल भारत के वनावरण क्षेत्र में आपका 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। यानी कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस साल भारत के वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले रिपोर्ट की तुलना से भारत के वनावरण में 0.22% की वृद्धि दर्ज की गई वनावरण में। अगर वृक्षावरण की बात की जाए तो पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस वर्ष भारत के वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। यह जो आपका इंक्रीमेंट है पिछले रिपोर्ट की तुलना में 0.76%, यानी कि 0.76% का इंक्रीमेंट दर्ज किया गया है वृक्षावरण में। अगर वन और वृक्षावरण दोनों की बात किया जाए तो ओवरऑल भारत के कुल वन प्लस वृक्षावरण में इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में 0.28% का वृद्धि को दर्शाता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, ध्यान समझिएगा। अब हम देखेंगे भारत में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। यहां पर सर्वाधिक वनावरण, यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके फॉरेस्ट कवर की, ठीक। भारत में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिए, हमारा छत्तीसगढ़ 3rd पोजीशन पर है, लगभग 77,493 वर्ग किलोमीटर के साथ। ये जो मध्य प्रदेश है ये पहले स्थान पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया वाइज। वहीं अगर हम परसेंटेज बेसिस पे बात करें, प्रतिशत के आधार पर, पहले नंबर पर है आपका मिजोरम, दूसरे नंबर पर अगेन आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर भी और प्रतिशत के आधार पर दोनों में सेकंड नंबर पर है, और 3rd नंबर पर है आपका मेघालय। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, लगभग 77,000, 66,000 और 55,000, लगभग 55,717 वर्ग किलोमीटर के साथ हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा राज्य है। परसेंटेज की बात की जाए तो मिजोरम का जो कुल लैंड एरिया है, कुल भू स्थल है, उसमें से लगभग आपका 84.53% एरिया में आपका वनों का विस्तार है, यानी कि वनावरण है। अरुणाचल प्रदेश के कुल लैंड एरिया में से 79.33% एरिया पे वनों का विस्तार है, जबकि मेघालय के कुल भूभाग के 76% एरिया में वनों का विस्तार है। ये क्षेत्रफल के आधार पर, ये प्रतिशत के आधार पर है। अब बात कर रहे हैं हम यूनियन टेरिटरी की, यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेशों की। अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अगर वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर बात किया जाए तो टॉप में है आपका जम्मू कश्मीर, और वहीं अगर परसेंटेज के आधार पर बात किया जाए तो परसेंटेज के आधार पर है आपका लक्षद्वीप। तो ये सारे आंकड़े को याद रखिएगा, सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, प्रतिशत के आधार पर वनावरण वाले राज्य और आपके यूनियन टेरिटरी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहां बात हो रही है राज्यों के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या कमी।
वृद्धि या कमी का मतलब, यानी कि अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये है आपके 2021, यानी कि पिछला फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में आया था, 2019 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के तुलना में, ठीक है, 2019 के फॉरेस्ट रिपोर्ट की तुलना में किस राज्य के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई और किस राज्य के वनावरण में कमी दर्ज की गई उसकी बात की जा रही है। देखिए, वन क्षेत्र की बढ़ोतरी के मामले में शीर्ष 5 राज्य, पहले नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है आपका 647 वर्ग किलोमीटर की। सेकंड नंबर पर है तेलंगाना, थर्ड नंबर पर है उड़ीसा, फोर्थ नंबर पर है कर्नाटक और फिफ्थ नंबर पर है झारखंड। मैं ज्यादा आंकड़ों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, आंकड़े आप देख करके लिख सकते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर और अगला है आपका झारखंड, जहां पे 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, यहां पर आंध्र प्रदेश आपके फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड नंबर पर है आपका तेलंगाना, थर्ड नंबर पर है उड़ीसा, फोर्थ नंबर पर है कर्नाटक, फिफ्थ नंबर पर है झारखंड, सिक्स्थ पोजीशन पर है आपका केरल, जहां पर आपका 109 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये आपके 7वें पोजीशन पे है। छत्तीसगढ़ में 106 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और 106 किलोमीटर की वृद्धि के साथ, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर है, जहां पर 106 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस साल 0.19% की वृद्धि दर्ज की गई हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर सर्वाधिक कमी की बात की जाए तो देखिए, ये जो इधर वाला जो एरिया है, जो 7 सिस्टर स्टेट है, इस 7 सिस्टर स्टेट में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। पहले नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर है आपका मणिपुर, तीसरे नंबर पर है नागालैंड, चौथे नंबर पर है मिजोरम और 5वें नंबर पर है मेघालय। ठीक है, कितना कितना कमी दर्ज किया गया वो भी देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में है आपका 257, मणिपुर में 239, नागालैंड में 235, मिजोरम में 186 और मेघालय में है आपका 73। ठीक, इतने को याद रखें, कम से कम टॉप 3 के नाम याद रखिएगा। सर्वाधिक वृद्धि कहां है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। सर्वाधिक कमी है आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मैंग्रोव वन। अब ये मैंग्रोव वन होता क्या है, इसे ध्यान समझिएगा। मैंग्रोव वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट ये होते क्या है? अगर सीधे साधारण शब्दों में बात करें तो जो समुद्र के किनारे जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, उस तटवर्ती क्षेत्र में उगने वाले दलदली और खारे पानी में उगने वाले पेड़ पौधे को आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव वन कहते हैं। देखिए, मैंग्रोव वन ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे नमकीन तलछट में होते हैं, जहां नदी किसी सागर में बह रही होती है, जहां पर आपका जल मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होते रहता है। ठीक है, मैंग्रोव वन जो है पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं और मैंग्रोव वनों के क्षेत्र में मिट्टी को रोक करके रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चक्रवातों से और अति तीव्र हवाओं को जो है ये मैंग्रोव वन कमजोर करते हैं। देखिए, ध्यान समझिएगा, ये तो था डेफिनेशन। अगर हम मैंग्रोव वन की बात करें तो देखिए, जो मैंग्रोव वन होते हैं ये समुद्र के किनारे जो आपका एरिया है, ये जो आपका वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं, ये मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो मैंग्रोव वन होते हैं उनकी जो आपकी जो जड़ें होती है ये काफी गुथी हुई होती है। आधा हिस्सा जमीन के ऊपर और आधा हिस्सा जो है दलदली में नीचे समुद्र के खारे पानी के भीतर होता है। तो इनकी जो जटाएं हैं, जो इनकी जो जड़ें हैं, ये काफी आपकी गुथी हुई होती है और इस गुथी हुई जड़ों में वो मिट्टी को कसकर बांधे रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो समुद्र की लहरें जो काफी तीव्र गति से आकर के समुद्री तटों पर टकराती है, तो समुद्र की जो आपके तटों पर जब समुद्र की लहरें टकराएगी तो उससे क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। ठीक है, जमीन का कटाव होगा। लेकिन ये जो है अपने जड़ों में उस मिट्टी को बांधे रखती है, जिसके कारण मृदा अपरदन और साथ ही साथ जो समुद्र में उठने वाली जो चक्रवाती तूफान है उससे भी ये तटवर्ती क्षेत्रों की रक्षा करती है। तो ये है आपका मैंग्रोव वन। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हम देखेंगे आपके मैंग्रोव कवर 2021। पहली बात तो ये मैंग्रोव कवर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्र के किनारे पे जो आपके वृक्ष, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका मैंग्रोव वन। तो जो भी आपके समुद्र से लगे हुए जो राज्य है, ये सभी के सभी जो राज्य है, ये यहां पर आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो सर्वाधिक जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो मौजूद है यहां पर। कहां? आपका पश्चिम बंगाल में। उसके जस्ट अपोजिट मौजूद है गुजरात सेकंड पोजीशन पर है। देखिए, भारत में जो आपका मैंग्रोव वन है वो टोटल जो आपका मैंग्रोव कवर है वो है 4992 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भूभाग का 0.15% एरिया कवर करता है। ठीक, ये कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट का विस्तार है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% एरिया कवर करता है। देखिए, भारत में सर्वाधिक जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो है आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल पे। सेकंड नंबर पर है आपका गुजरात
और थर्ड नंबर पर है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर आएगा और ऐसे में तीसरे पोजीशन पर। बाकी सभी का भी रैंकिंग आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर है? पश्चिम बंगाल पे। और वैसे ही परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर है पूछा जाए तो परसेंटेज के आधार पर भी सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट मौजूद है आपके पश्चिम बंगाल में। सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर भी गुजरात है और प्रतिशत के आधार पर भी गुजरात है। ठीक, तो ये सारे आंकड़े को याद रखिएगा। तो भारत में इसके अलावा देखिए अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल, दमन दीव और दादर नागर हवेली, पांडिचेरी, ये सभी के सभी लिस्ट है और उसके आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। उन आंकड़े को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके किस राज्य में है? तो वो है आपके पश्चिम बंगाल। सेकंड नंबर पर कहां है? गुजरात। ठीक, और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट इसका विस्तार कहां होगा? तटवर्ती क्षेत्रों में। भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.15% क्षेत्र में इसका विस्तार है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पहली बार क्या हुआ है, जो आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट आया है, इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और जो गिर अभ्यारण्य, गिर नेशनल पार्क में जो आपके लॉयंस होते हैं, एशियाई शेर होते हैं, उनके क्षेत्रों के वनावरण का भी आकलन किया गया है। ठीक, तो टाइगर रिजर्व और आपके एशियाई शेर, देखिए ये जो है ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर और ये है आपके एशियाटिक लॉयन। ठीक, ध्यान समझिएगा, IUCN के लाल सूची में यानी कि रेड लिस्ट में दोनों के दोनों आपके विलुप्त प्राय प्रजाति है। टाइगर की अगर बात की जाती है तो भारत में आपका रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका पैंथेरा टाइग्रिस, और अगर शेर की बात की जाए, लॉयन की बात की जाए तो यह है आपका एशियाई शेर, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका पैंथेरा लियो पर्सिका। ठीक, अब देखिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से हम चर्चा करते हैं जो कि एक्चुअली में आपके इंडियन फॉरेस्ट जो आपका रिपोर्ट आया, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट आया है, उसमें कुछ बेसिक चीजें दी गई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछे गए भी है। देखिए, अगर हम बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया पूछा जाए तो वर्ष 1972 में भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। इसके एक साल बाद अप्रैल 1973 में भारत सरकार के द्वारा इस आपके बंगाल टाइगर को, ठीक है, जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और इनकी घटती आबादी को, जो इनकी लगातार जो आबादी घट रही है, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, जो कि इसे अन्य नाम से जाना जाता है टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? वर्ष 1973 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वर्ष 1972 में। देखिए, एक है आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे NTCA के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक, इसका गठन हुआ था आपके वर्ष 2005 में। अगर किसी राज्य सरकार को अपने क्षेत्र विशेष में अभ्यारण्य या आपके राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है आपके इसी NTCA से। NTCA के मंजूरी के बाद भी कोई भी आपका नेशनल पार्क है या फिर आपका बायोस्फीयर रिजर्व या फिर आपका कोई अभ्यारण्य आपका टाइगर रिजर्व घोषित होता है। ठीक, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में दुनिया की कुल बाघ की आबादी, दुनिया में जो आपके बाघ की आबादी वो लगभग 3890 के आसपास दुनिया में बाघों की आबादी है, टाइगर्स की कुल पॉपुलेशन है। ठीक, तो उसका कुल 70% हिस्सा जो है ये भारत में मौजूद है। भारत में लगभग 70% बाघ मौजूद है, यानी कि 70% बाघों की आबादी के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है भारत। इसके बाद सेकंड नंबर पर है रशिया और थर्ड नंबर पर है आपका इंडोनेशिया। अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट जो कि आया था आपके वर्ष 2018-19 में, वर्ष 2018-19 में आए अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में ये जो आपके बाघों की संख्या है ये है 2967। भारत में 2967 बाघ मौजूद है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर पर चर्चा करते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक, देखिए टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या है आपका 52, रिपोर्ट के हिसाब से 52, लेकिन अगर एक्चुअली बात किया जाए तो वर्तमान में आपके 53 टाइगर रिजर्व मौजूद है। सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि आपके कोरिया जिले में स्थित है। इसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, लेकिन रिपोर्ट में 52 टाइगर रिजर्व की बात की गई है। जो भारत में जो 52 टाइगर रिजर्व है जो कि देश के 18 राज्यों में लगभग 74,710 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 2.2% क्षेत्र में इन टाइगर रिजर्व का विस्तार है। ठीक, इनको आपको याद रखना है। पहली चीज तो ये भारत के 18 राज्यों में ही आपका टाइगर रिजर्व मौजूद है और इन 18 राज्यों में से पहले नंबर पर है आपका MP,
ठीक है, एमपी एंड जो महाराष्ट्र है यहां पर सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मौजूद है। दोनों स्टेट में 6-6 टाइगर रिजर्व मौजूद है। ठीक, देखिए जो कि भारत के ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व जो कि भारत के 18 राज्यों में लगभग 74,700 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है 3,296 वर्ग किलोमीटर के साथ। सेकंड नंबर पर है मानस जो कि असम में है 2,800 वर्ग किलोमीटर के साथ। और थर्ड नंबर पर है हमारा इंद्रावती। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है पूछा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि 2,799 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में, सेकंड में है मानस असम और थर्ड नंबर पर है आपका इंद्रावती छत्तीसगढ़। ठीक, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है पूछा जाए तो वो है आपके ओरांग, असम में मौजूद है ओरांग। इससे पहले था आपका पेंच, पेंच के बाद जो है अभी ओरांग एक नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है जो कि आपका देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ये तो हो गया टाइगर रिजर्व। अब बात होती है टाइगर कॉरिडोर की। टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर में आपका अंतर क्या होता है? टाइगर रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र विशेष को बाघों के लिए, टाइगर के लिए आरक्षित करना, यह कहलाता है आपका टाइगर रिजर्व। टाइगर कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? जो आपका जो टाइगर होता है उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में उन्हें बांध करके एक स्थान पर आइसोलेट करके नहीं रखा जा सकता, उन्हें स्वतंत्र विचरण के लिए जगह देना, यानी कि एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में जाने के लिए एक पासेज देना, यानी कि एक कॉरिडोर, एक रास्ता देना, वो कहलाता है आपका टाइगर कॉरिडोर। भारत में जो आपके टाइगर कॉरिडोर है उसकी संख्या है वर्तमान में 32, जो कि देश के कुल 14,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इनका विस्तार है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 0.43% क्षेत्र में आपके टाइगर कॉरिडोर मौजूद है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर है आपका कान्हा से नवेगांव, नागझीरा, तदोभा, इंद्रावती। ठीक है, ये एक टाइगर कॉरिडोर है। ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व को कनेक्ट कर रहा है जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों स्टेट से होते हुए जा रहा है। सेकंड नंबर पर है आपका पेंच, सतपुरा, मालेघाट जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व को कनेक्ट कर रहा है। और थर्ड नंबर पर है सिमलीपाल और सतकोसिया। इतना सबको याद करने की जरूरत नहीं है, एक इसको याद रखिएगा, हमारे इंद्रावती जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर। और टाइगर कॉरिडोर कौन सा है पूछा है सबसे बड़ा, तो वो है कान्हा नवेगांव। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब ये होता क्या समझिएगा। देखिए भारत का जो है आपका 53 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क को, जो कि कोरिया जिले में मौजूद है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसे देश का 53वां आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, यहां पर इसे टाइगर रिजर्व कर लीजिएगा, टाइगर रिजर्व। ठीक, देखिए, और ये है आपका टाइगर कॉरिडोर। अभी टाइगर कॉरिडोर होता क्या है ध्यान समझिएगा। यहां ये जो आपका लोकेशन है ये है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में यहां पर मौजूद है आपका पेंच टाइगर रिजर्व और यहां पर मौजूद है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक, ये दोनों के बीच में एक आपके जो टाइगर के स्वतंत्र विचरण करते हुए दो प्राकृतिक उनके जो रिजर्व है, जो प्राकृतिक आवास है, उसे कनेक्ट करने के लिए एक लिंक, दो टाइगर रिजर्व को आपका लिंक करने के लिए जो बनाया गया जो रास्ता है यह कहलाता है आपका टाइगर कॉरिडोर। तो टाइगर कॉरिडोर की संख्या कितनी है भारत में, तो वो है आपका 32। ठीक, अब तो ये हो गया टाइगर कॉरिडोर हो गया और आपका टाइगर रिजर्व हो गया। अब इनमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट में इनके वनावरण के बारे में बताया गया है। तो टाइगर रिजर्व और आपके टाइगर कॉरिडोर में वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर। देखिए टाइगर रिजर्व में वनावरण, भारत में जो आपका टाइगर रिजर्व है वो लगभग आपके 74,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार है। 74,000 वर्ग किलोमीटर में से 55,666 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लगभग 74,000 वर्ग किलोमीटर एरिया आ रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा था टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लगभग जो है आपका 74,000 वर्ग किलोमीटर आ रहा है, लेकिन इस 74,000 वर्ग किलोमीटर में से आपका मात्र 55,666 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है आपका वनावरण है, यानी कि फॉरेस्ट कवर है। अगर हम बात करें तो जो टाइगर रिजर्व का जो कुल क्षेत्र है यानी कि जो 74,000 वर्ग किलोमीटर है उसके 74.51% एरिया में आपका फॉरेस्ट कवर मौजूद है। ठीक, जो कि देश के कुल वनावरण का 7.80% एरिया कवर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें तो वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वनावरण है पूछा जाए तो जाहिर सी बात है जो हमने देखा था नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सेकंड नंबर पर है आपका सिमलीपाल उड़ीसा और थर्ड नंबर पर है हमारा इंद्रावती, जहां पर सर्वाधिक
ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जहां पे सर्वाधिक वनावरण है। ठीक, अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो वनावरण प्रतिशत के आधार पर पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सेकंड नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़ का अचानक मार जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इसका विस्तार जो है कहां पर है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और तीसरे नंबर पर है सिमलीपाल। इतने सारा याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा टाइगर रिजर्व जिसका एरिया कितना है, 74,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है, जिसमें से 55,666 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। सर्वाधिक कहां पर है, नागार्जुन सागर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व। परसेंटेज के आधार पर अचानकमार टाइगर रिजर्व सेकंड पोजीशन पर है। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहां पे टाइगर कॉरिडोर की, टाइगर कॉरिडोर का जो आपका वनावरण है वो है 11,575 वर्ग किलोमीटर के आसपास। 11,575 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका टाइगर कॉरिडोर का विस्तार है। टाइगर कॉरिडोर जो कि देखिए भारत में जो टाइगर कॉरिडोर का जो कुल एरिया है वो लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इस 14,000 वर्ग किलोमीटर में से 11,000 लगभग 11,500 वर्ग किलोमीटर में क्या है, आपका टाइगर कॉरिडोर का वनावरण है। देखिए टाइगर कॉरिडोर के कुल क्षेत्र का यानी कि 14,000 में से 81.01% एरिया में आपका वनावरण है, जो कि देश के कुल वनावरण के 1.62% एरिया कवर करता है। अगर सर्वाधिक वनावरण की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण किस आपके टाइगर कॉरिडोर का पूछा जाए तो जाहिर सी बात है कान्हा, नवेगांव, नागझीरा, तदोभा, इंद्रावती जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है। और क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो केन तेल घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य मौजूद है ये कॉरिडोर। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जिसमें बताया गया है कि इसने यानी कि ISFR ने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल यानी कि जो आपका गिर अभ्यारण्य है, जूनागढ़ में मौजूद है गिर के जंगल के एशियाई शेर जहां रहते हैं वहां पे वनावरण का यानी कि फॉरेस्ट कवर का पहली बार आकलन किया गया है। देखिए ये जो आकलन किया गया है ये 2011 से 2021 यानी कि 10 सालों के बीच का जो डिफरेंस है इसमें ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया है। देखिए 2011 से लेकर के 2021 के मध्य बाघ गलियारों का मतलब आपके टाइगर कॉरिडोर में बाघ गलियारों के वन क्षेत्र में यानी कि फॉरेस्ट कवर में आपका 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 37.15 वर्ग किलोमीटर 37.15 वर्ग किलोमीटर का जो है आपका वन क्षेत्र का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि पिछले 2011 की तुलना में 0.32% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, जबकि जो बाघ अभ्यारण्य है, जो टाइगर रिजर्व है, उसमें 22.6 वर्ग किलोमीटर की 0.04% की कमी दर्ज की गई है। ध्यान दीजिएगा, टाइगर कॉरिडोर में इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है, जबकि टाइगर रिजर्व में कमी हुई है। ठीक है, बाघ गलियारों में 37.15 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, जबकि बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन 10 वर्षों में आपका ध्यान दीजिए, जो रिपोर्ट में कितने आपके टाइगर रिजर्व की बात की गई है 52, तो 52 में से 20 टाइगर रिजर्व के वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 32 टाइगर रिजर्व के वनावरण में कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक वृद्धि आपके बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है, सेकंड नंबर पर है अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में, और थर्ड नंबर पर है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ के मौजूद है। इनके वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है वनावरण में वो है आपका कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक और सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, इनमें कमी दर्ज की गई है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, वर्ष 2011 से 2021 के मध्य गुजरात में स्थित जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एक आंकड़ा है, बस लमसम याद रखिएगा, लगभग गिर राष्ट्रीय उद्यान जिसका एरिया है आपका 282 वर्ग किलोमीटर और गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका आपका एरिया है 1014 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसके वन क्षेत्र में आपका 33.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, दोनों का ओवरऑल। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों के ओवरऑल वन क्षेत्र में आपके 33.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ठीक, जहां पे गिर अभ्यारण्य में 2.20 वर्ग किलोमीटर की गिरावट, और वहीं अगर बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में 31.23 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। दोनों एक ही है, आप ये 31 को और 2 को ऐड करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा 33.43। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका
शेर जनगणना लॉयन सेंसस 2020 में जारी किया गया था, जिसके अनुसार देश में आपके एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? 674। बाघों की संख्या कितनी है? 2967। और आपके एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? 674। ठीक, अब देखिए, अब बात करेंगे हम वृक्षावरण की। वृक्षावरण क्या होता है? जो कि हमने देखा ट्री कैनपी डेंसिटी। ट्री कैनपी डेंसिटी अगर आपका कुल लैंड एरिया के 10% से कम, ठीक, या 1 हेक्टेयर से कम है, तो वो जो है किस में काउंट होता है? वो वृक्षावरण में काउंट होता है। भारत का जो कुल वृक्षावरण है वो है आपका 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.91% एरिया में आपका वृक्षावरण है। इसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है 721 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.76% का वृद्धि दर्ज किया गया है वृक्षावरण में। भारत में सर्वाधिक वृक्षावरण वाले अगर हम राज्यों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। आंकड़े याद कर सकते हैं, आंकड़े उतना याद करने की जरूरत नहीं, केवल रैंक याद रखिएगा। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर पहले नंबर पर है केरल, दूसरे नंबर पर गोवा और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ परसेंटेज के आधार पर 3rd पोजीशन पर है वृक्षावरण के मामले में। ठीक, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वृक्षावरण आपकी जम्मू कश्मीर का है, और परसेंटेज के आधार पर बात करें तो परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वृक्षावरण चंडीगढ़ का है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा वृक्षावरण के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? पहले नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के आधार पर पहले में केरल, दूसरे में गोवा और तीसरे में हमारा छत्तीसगढ़। वृक्षावरण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। ठीक, देखिए वृक्षावरण, जैसे कि हम बात करें वृक्षावरण की बात कर रहे हैं, ट्री कैनपी डेंसिटी की बात करें तो देखिए इस वृक्षावरण के अंतर्गत जो आप शहरी क्षेत्रों में रहते, शहरी क्षेत्रों में सड़क रहते और सड़क के किनारे में जो छाया देने वाले जो वृक्ष है, ठीक है, जो छाया देने वाले जो वृक्ष है ये भी आपके वृक्षावरण के अंतर्गत काउंट होते हैं। राजस्थान में जो दूर दूर में जो आपके वृक्ष है, जो बचे हुए जो वृक्ष है, जो सघन मंडपाकार आवरण नहीं बना रहे, वो भी तो वृक्षावरण के अंतर्गत काउंट होंगे। तो इस कारण से यहां अगर आप देखेंगे तो राजस्थान 2nd पोजीशन पर है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बांस संसाधन। बांस संसाधन, ध्यान दीजिएगा, भारत में जो बांस का भारत में बांस उत्पादन का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 1,49,443 वर्ग किलोमीटर। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है आपके बांस का उत्पादन हो रहा है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में जो बांस का उत्पादन क्षेत्र है उसमें 10,594 यानी कि लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, अगर बांस धारित क्षेत्रों की हम बात करें, देखिए आंकड़े जितना पढ़ोगे उतना कम है। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ जगह पे हमारे छत्तीसगढ़ का भी पोजीशन इसमें बताया गया है। जैसे कि पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, जो कि जहां पे लगभग 18,300 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है आपका बांस का उत्पादन किया जा रहा है, सॉरी बांस का। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 3rd नंबर पर महाराष्ट्र, 4th में उड़ीसा, 5th में असम, और ध्यान दीजिएगा 6th पोजीशन पर है हमारा छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ जो है बांस धारित क्षेत्र, यानी कि जो बांस उत्पादन का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ 6th पोजीशन पर है। पहले में कौन सा है? मध्य प्रदेश। 6वें नंबर पर आता है हमारा छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा बांस धारित क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है आपके मिजोरम में। ठीक है, बस इतना याद रखना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 1,00,000 1.5 लाख के आसपास जो है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास बांस का उत्पादन होता है। ठीक, पिछले रिपोर्ट की तुलना में 10,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है बांस के उत्पादन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। हमारा छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वनों में कार्बन स्टॉक। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। वनों में कार्बन स्टॉक का मतलब क्या है? साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो वनों के द्वारा कार्बन को सोखने की क्षमता जो है यह कहलाता है आपका कार्बन स्टॉक। वनों के द्वारा कार्बन को सोखने की क्षमता, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की जो क्षमता है यह कहलाता है आपका कार्बन स्टॉक या कार्बन संग्रह। देखिए जैसे जैसे हम आधुनिकता के युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित कर रहे हैं, और प्रदूषण का सबसे मेन कारण रहता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको मालूम होगा जो वृक्ष जो है, जो पेड़ पौधे हैं, ये अपनी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये कार्बन स्टॉक क्या होता है? भूमि अपने जंगलों, पेड़ों और घास के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक सिंक यानी कि सोखना, सिंक के रूप में कार्य करती है, जिसका अर्थ यह है कि यह मानव गतिविधि के माध्यम से उत्सर्जित होने वाले CO2 को सोख लेती है, और जैसे जैसे पौधा और वृक्ष बनता है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके कार्बन के रूप में संचित करता है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है और तापमान नियंत्रण रहता है। अकार्बनिक और कार्बनिक रूप से वनों में जो कार्बन मौजूद होते हैं उसे ही कार्बन स्टॉक की संज्ञा दी गई है। देखिए कार्बन स्टॉक में मुख्यतः 5 चीजों को शामिल किया गया है। एक है भूतल के ऊपर बायोमास,
ठीक है। एक है आपका भूतल के ऊपर बायोमास, भूतल के नीचे बायोमास, कर्कट, मृतकाष्ठ और मृदा जैविक। जैसे कि ये है आपका वृक्ष, ठीक है, और ये है आपका जड़। तो ये है आपके भूतल के ऊपर के बायोमास और ये जो जड़ है ये भूतल के नीचे के बायोमास। मृतकाष्ठ यानी कि जो टूटी हुई लकड़ी, कर्कट यानी कि कूड़ा करकट जो आपके खरपतवार है, और साथ ही साथ जो आपकी जो मिट्टी है, ये कंप्लीट जो सिस्टम है ये सभी के सभी कहलाता है आपका कार्बन निकाय, और इसे ही कहा जाता है आपका कार्बन स्टॉक। ठीक, कार्बन स्टॉक क्या होता है समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। भारत का जो आपका कुल कार्बन स्टॉक है, भारत में जो आपका कुल कार्बन स्टॉक है, कुल कार्बन स्टॉक है आपका 7,204 मिलियन टन। इस आंकड़े को याद रखिएगा। भारत में जो कुल कार्बन स्टॉक है वो कितना है, वो है आपका 7,204 मिलियन टन, जो कि वर्ष 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उस अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन, ठीक, 79.4 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि ये जो द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है, द्विवार्षिक रिपोर्ट, पिछली रिपोर्ट 2019 में आई थी, तो 2 वर्ष में जो है इसमें 79.4% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर वार्षिक आधार पर बात किया जाए यानी कि 2020 की तुलना में 39.7 मिलियन टन का इंक्रीमेंट दर्ज किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत का जो कार्बन स्टॉक है वो है आपका 7,204 मिलियन टन। ठीक, सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले अगर हम राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहां पर आपका कार्बन स्टॉक है 1,024 मिलियन टन। सेकंड नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, जहां पर कार्बन स्टॉक है 609 मिलियन टन। और ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कार्बन स्टॉक है आपका 496 मिलियन टन। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को याद रखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रिपोर्ट आगे आने वाले 2 साल तक के एग्जाम में ये फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो एक बार पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है, किस प्रकार से पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग कहां कहां पर, कौन कौन से पोजीशन पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।